21 सितंबर 2024 बेंगलुरु। दिन शनिवार। महालक्ष्मी के घर वाले दूसरी चाबी का इस्तेमाल करके उसके अपार्टमेंट में दाखिल होते हैं, क्योंकि न सिर्फ डोर लॉक्ड था बल्कि महालक्ष्मी का फोन भी स्विच्ड ऑफ आ रहा था। उस फ्लैट से इतनी बदबू आ रही थी कि एक पल को भी खड़ा होना बहुत मुश्किल हो गया था। यह एक 1 BHK फ्लैट था, इसलिए मेन डोर सीधा उसी एक कमरे में ही खुलता था। सबसे पहले महालक्ष्मी की मां मीना राणा अंदर गई और उनके पीछे उनकी बड़ी बेटी लक्ष्मी अपने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड करती अंदर जा रही थी। दोनों कैसे भी करके मुंह नाक ढककर रूम के अंदर गए, जहां सैकड़ों मक्खियां भिन भिना रही थी। ऐसे में लक्ष्मी ने रूम से अटैच कंबाइंड बाथरूम एंड टॉयलेट को चेक किया, लेकिन वहां भी ऐसी कोई गंदगी नहीं थी जो इस बदबू की वजह हो। रूम भी छोटा सा था और वहां कोई बेड नहीं, बल्कि जमीन पर एक चटाई और बेडशीट पड़ी हुई थी, जिसके बगल में एक काले रंग का बड़ा सा सूटकेस रखा हुआ था। लेकिन महालक्ष्मी की मां के कदम और निगाह उस एक जगह पर आकर थम गए, जहां पर सबसे ज्यादा बदबू और मक्खियों का झुंड मंडरा रहा था, और वह था एक फ्रिज। डर और अनहोनी की आशंका उनकी इस फ्रिज को खोलने की हिम्मत को तोड़ रही थी। लक्ष्मी ने दोबारा कंफर्म करने के लिए फिर से वॉशरूम को चेक किया, और जैसे ही वह पलटी तब तक उसकी मां ने वो फ्रिज खोल दिया था। फ्रिज का डोर खुलते ही बेहद गंदी स्मेल बाहर निकली, जिस वजह से वो फौरन दूर जा खड़ी हुई। जब तक दिमाग कुछ समझने की कोशिश कर पाता, तब तक कुछ ही सेकंड में उनकी नजर में कुछ ऐसा आया जिससे उसकी चीखें निकल पड़ी। फ्रिज के तीनों सेल्स में महालक्ष्मी की लाश के छोटे छोटे टुकड़े कटी हुई पड़ी थी। टॉप शेल्फ में उसका पैर, बॉटम शेल्फ में उसका सिर कटा हुआ पड़ा था। शायद ही कोई शख्स इस मंजर को देख पाए, और वो भी जब किसी अपने के साथ ऐसा हुआ हो। मुझे नहीं लगता कि अपनी पूरी जिंदगी में वह इस पल को कभी भूल पाएंगे। चीख पुकार से आसपास रहने वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस के लिए भी उस कमरे में पैर रखना बहुत मुश्किल था, इसलिए सभी पुलिस वाले डबल मास्क लगाकर अंदर जाते हैं। पुलिस के सामने भी ऐसा मंजर था जो शायद ही उन्हें कभी देखने को मिला हो। देखते ही देखते यह खबर न्यूज चैनल्स एवं सोशल मीडिया पर फैल गई। जब किसी केस में हैवी मीडिया कवरेज होता है तो बहुत सारे फैक्ट्स एंड डाटा या तो गलत होते हैं या फिर इंटेंशनली तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, ताकि मेन स्ट्रीम मीडिया टीआरपी के लिए इसे जितना हो सके उतना सेंसेशनल दिखा सके। पुलिस के पहुंचने के बाद क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन के लिए मेडिकल स्टाफ के साथ फॉरेंसिक की टीम पहुंच गई। घर में किसी भी तरह की फोर्सेबल एंट्री के साइन नहीं थे, यानी कातिल कोई जोर जबरदस्ती से अंदर नहीं आया होगा, जिससे यह साफ था कि महालक्ष्मी उसे अच्छे से जानती होगी। मीडिया में क्राइम सीन को चीख चीख कर बताया जा रहा था। अर्श पर हर तरफ खून के निशान थे, मांस के छोटे छोटे लोथर यहां वहां पड़े थे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी थी। रूम में ना कोई मांस के टुकड़े बिखरे हुए थे और ना ही खून फैला था। इनफैक्ट जब एफएसएल की टीम ने लुमिनोल केमिकल से फर्श को क्लीन किया तो उन्होंने बताया कि अपराधी इतना शातिर था कि उसने बड़ी सफाई से क्राइम सीन को साफ कर दिया, ताकि ज्यादा ट्रेसेस ना मिल पाए। कहते हैं ब्लड इज द लैंग्वेज ऑफ क्राइम सीन, इसलिए आखिर में एफएसएल की टीम ने लुमिनोल नाम के इस केमिकल का यूज करते हुए, जो ब्लड से रिएक्ट करके ब्लू लाइट एमिट करता है,
जिससे ब्लड के वो पार्टिकल्स भी दिख जाते हैं जो आंखों को विजिबल नहीं होते, जांच के लिए डालते हैं। फिर लाश के टुकड़ों को और उस रेफ्रिजरेटर को सील कर लैब में भेज दिया गया। शरीर के टुकड़ों की गिनती जब शुरू हुई तो पहले कुछ 30 टुकड़ों की बात सामने आई, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ गई तो यह सामने आया कि महालक्ष्मी के शरीर के 59 यानी 59 टुकड़े किए गए थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ मिस्टीरियस क्राइम पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। यदि आपको इस प्रकार की कहानी पसंद है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं और ये कहानी है द केस ऑफ महालक्ष्मी। 20 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार, बेंगलुरु के ब्याली कवल में बसप्पा गार्डन के पास एक 3 मंजिला बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का तेज बदबू से जीना मुश्किल हो गया था। यह बदबू कई दिनों से आ रही थी, लेकिन अब यह बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। जब लोगों ने इसके सोर्स को खोजना शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि यह तो इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर के घर से आ रही है और उस घर के मेन डोर पर ताला लगा हुआ था। इसलिए पड़ोसियों ने इस बिल्डिंग के मकान मालिक जीवन राम को कॉल कर बदबू आने की शिकायत की। इस 1 BHK फ्लैट में 29 साल की महालक्ष्मी किराए पर रहती थी। जब मकान मालिक ने उसे कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। स्मेल तो बर्दाश्त करने लायक थी नहीं, वो एक लिमिट से बाहर चली गई थी, इसलिए फ्लैट का खुलना बेहद जरूरी हो गया था। सो मकान मालिक ने महालक्ष्मी का रेंट एग्रीमेंट निकाला, जिसमें इमरजेंसी कांटेक्ट में उसकी मां और बड़ी बहन लक्ष्मी का नंबर दिया हुआ था। लक्ष्मी को कॉल करके बताया गया कि तुम्हारी छोटी बहन महालक्ष्मी के घर से बहुत तेज बदबू आ रही है और ना सिर्फ उसके घर पर ताला लगा हुआ है बल्कि फोन भी स्विच्ड ऑफ आ रहा है। लक्ष्मी ने यह बात अपनी मां और भाई हुकुम सिंह को बताई। 7 बज गए थे, इसलिए उन्होंने महालक्ष्मी के घर अगले दिन सुबह जाने का फैसला लिया। और अगला दिन वही था जब मां मीना राणा, बड़ी बहन लक्ष्मी और उसका पति इमरान उसी बिल्डिंग में पहुंचे। बदबू इतना ज्यादा थी कि उस बिल्डिंग के बाहर तक आ रही थी। फ्लैट बाहर से लॉक्ड, फोन स्विच ऑफ, ऊपर से ऐसी बदबू, ये तीनों फैक्टर्स किसी भी शख्स के दिल में उसे एक अनहोनी का डर बिठा जाए। और जिस अनहोनी का डर था, असलियत तो उससे कहीं ज्यादा ब्रुटल और खौफनाक थी। एफएसएल की टीम ने रिवील किया कि बॉडी पार्ट्स एडवांस स्टेट ऑफ डिकम्पोजिशन में पहुंच गए थे, जिस वजह से उसमें कीड़े यानी मैग्स लग गए हैं। इस बात से यह साफ था कि कत्ल हुए काफी दिन बीत गए थे। चूंकि बॉडी फ्रिज के अंदर थी, इसलिए स्मेल बहुत दिनों तक घर के बाहर नहीं जा पाई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सबसे पहले महालक्ष्मी के बैकग्राउंड के बारे में खंगालना शुरू किया, जिससे इस केस की कड़ियां खुलना शुरू हुई। महालक्ष्मी की मां मीना राणा और पिता चरण सिंह ओरिजिनली नेपाल के टिक्कापट्टी के थे। उनके 2 बेटे हुकुम सिंह और नरेश सिंह थे। लक्ष्मी की शादी इमरान से हुई थी और शादी के बाद लक्ष्मी ने अपना नाम बदलकर शाहिदा बसूला कर लिया था। वहीं महालक्ष्मी की शादी हेमंता दास से हुई थी और उन दोनों की एक बेटी भी थी। लेकिन पिछले साल सितंबर 2023 से महालक्ष्मी अपने पति हेमंता से अलग रहने लगी थी। ऐसे केसेस में पहला शक पति पर ही जाता है, इसलिए पुलिस की लिस्ट में हेमंता दास सस्पेक्ट नंबर 1 था। हेमंता की मोबाइल एक्सेसरीज की शॉप थी। वहीं महालक्ष्मी मलेश्वरम में फैशन फैक्ट्री नाम के क्लोथिंग आउटलेट में जॉब करती थी। हेमंता ने पुलिस को बताया कि महालक्ष्मी का बाहर किसी से अफेयर था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई होती थी। दोनों के बीच डिवोर्स नहीं हुआ था, लेकिन वह हेमंता को छोड़कर चली गई थी। पहले 4 महीने तो उसने अपनी बेटी को साथ रखा,
लेकिन बाद में उसे हेमंता के पास भेज दिया और अब हेमंता ही अपनी बेटी को पाल रहा था। महालक्ष्मी बस 10-15 दिन में अपनी बेटी से मिलने आती थी और अभी 25 से 30 दिन पहले ही अपनी बेटी से मिलने उसकी शॉप पर आई थी। अलग होने के बाद महालक्ष्मी कुछ दिन तो अपनी मां के साथ रह रही थी, लेकिन बाद में ब्याली कवल में इस 1 BHK अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि महालक्ष्मी तकरीबन 5-6 महीना पहले ही यहां शिफ्ट हुई थी। वो जॉब के लिए सुबह 9:30 बजे निकल जाती और देर रात 10:30 बजे तक आती थी, इसलिए उसका मोहल्ले में किसी से कोई खास लगाव नहीं था। हालांकि कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने अक्सर उसे एक लड़के के साथ आते जाते देखा था और वह लड़का कुछ दिन के लिए उसके साथ घर पर रुका भी था। पुलिस के लिए यह पॉइंट बहुत ही अहम था, इसलिए माहौल के बैकग्राउंड की गहराइयों से राज निकालने के लिए पुलिस की कई टीमें जांच पर लग गई। एक टीम कॉल डिटेल्स चेक करने के लिए, एक टीम आसपास के एरिया में लगे सभी CCTV खंगालने में, एक टीम ने हेमंता को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया। हेमंता और महालक्ष्मी की शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन दोनों के रिश्तों में खटास तब आना शुरू हुआ जब हेमंता को महालक्ष्मी के कैरेक्टर पर शक हुआ। हेमंता ने पुलिस को 3 नाम बताए, एक उस स्टोर के मैनेजर का जहां वह काम करती थी, एक कॉमन फ्रेंड और तीसरा नाम जिस पर हेमंता को लक्ष्मी के कातिल होने का पूरा शक था। एक दिन चुपके से महालक्ष्मी का मोबाइल फोन चेक करने पर उसने उन दोनों की चैट्स पकड़ ली थी और वही शख्स उनके रिश्ते टूटने की वजह बना। वह शख्स था अशरफ, जो बाय प्रोफेशनल बेंगलुरु में एक बार्बर था और उत्तराखंड से बिलोंग करता था। अफेयर के चलते हेमंता ने अशरफ के खिलाफ नीला मंगला पुलिस स्टेशन में कंप्लेन फाइल कर दी थी, जिसके जवाब में महालक्ष्मी ने उल्टा अपने हस्बैंड हेमंता पर फिजिकल असॉल्ट करने की शिकायत दर्ज करवा दी। एक लड़की का दूसरे धर्म के लड़के से अफेयर होना और फिर उसकी लाश टुकड़ों में फ्रिज के अंदर मिलना मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह फैल चुकी थी, जिसमें मई 2022 में हुई श्रद्धा आफ्ताब मर्डर की चर्चा फिर से होने लगी, जिसमें आफ्ताब ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉकर के 35 टुकड़े कर 300 लीटर के एक फ्रिज में भर दिए थे। लेकिन इस केस को लेकर अलग अलग ओपिनियन में बटी इस दुनिया से सच कोसों दूर था। हेमंता की कई सारी बातें पुलिस को वेरीफाई करने पर सच मिली, जिस वजह से वो अब सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर था, पर पुलिस के लिए अशरफ अब प्राइम सस्पेक्ट था। कुछ साबित होने से पहले ही अशरफ का मीडिया ट्रायल शुरू हो गया था, इसलिए पुलिस मीडिया से बचते हुए अशरफ को पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ कर रही थी। उसने बतलाया कि महीनों पहले ही महालक्ष्मी से उसने दूरी बना ली थी। अशरफ के बयान की सच्चाई का पुलिस को लोकेशन ट्रेसिंग और कॉल रिकॉर्ड से वेरीफाई भी हो गई, जिसके बाद यह खबर सामने आ गई कि अशरफ को इस मामले में क्लीन चिट मिल गई है और उसका इस कत्ल में कोई हाथ नहीं है। अब पुलिस के सामने 2 और सस्पेक्ट थे, जिनसे पूछताछ के लिए एक टीम मलेश्वरम के उसी क्लॉथिंग स्टोर में पहुंची जहां महालक्ष्मी जॉब करती थी। लेकिन कॉल डिटेल्स और इन्वेस्टिगेशन में मिली नई लीड से इन दोनों को भी सस्पेक्ट लिस्ट से हटा दिया गया और पुलिस के सामने एक नया नाम आया, जिस पर पुलिस को तब शक हुआ जब यह पता चला कि महालक्ष्मी 1 सितंबर को स्टोर पर आई थी और नेक्स्ट डे से वह लीव पर थी और उसी दिन से स्टोर पर काम करने वाला वह शख्स भी गायब था। जब महालक्ष्मी और उस शख्स की CDR निकलवाई गई तो पुलिस ने पाया कि दोनों काफी वक्त से एक दूसरे से कांटेक्ट में थे और दोनों के बीच काफी कॉल्स एंड मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे और 2 सितंबर को भी दोनों के बीच बातचीत हुई थी। इसलिए पुलिस ने उस आदमी के कॉल रिकॉर्ड्स में लास्ट डायल नंबर से कांटेक्ट किया जो बेंगलुरु में रह रहे स्मृति रंजन को लगा।
पुलिस ने जब स्मृति रंजन से पूछताछ की तो पता चला कि स्टोर में काम करने वाले शख्स का नाम मुक्ति रंजन रॉय है और वह उसका भाई है। पुलिस के हाथ धीरे धीरे गुनहगार की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उनको डर था कि अगर इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी कोई भी खबर बाहर आई तो यह उनकी जांच को इफेक्ट कर सकती है। इसलिए पुलिस ने मीडिया से इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड डिटेल्स हिडन रखी। मुक्ति रंजन के दो भाइयों और उसके मां के दिए गए बयान से पुलिस के सामने इस केस की तस्वीर साफ हो गई। क्या है पूरा केस, यह समझने के लिए चलते हैं आज से लगभग 6 महीने पहले, जब मुक्ति रंजन उसी क्लोथिंग स्टोर में काम करने आया जहां उसकी मुलाकात महालक्ष्मी से हुई थी। मुक्ति और महालक्ष्मी के बीच शुरू हुई दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों एक साथ में न सिर्फ काम कर रहे थे बल्कि छुट्टियों में साथ में वक्त बिताते। मुक्ति उसके लिए महंगे महंगे तोहफे भी लाता। मुक्ति को महालक्ष्मी के पास्ट के बारे में लगभग सब कुछ पता था और उसे इस बात से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन कुछ वक्त बाद मुक्ति को महालक्ष्मी का बदला हुआ रवैया नागवार गुजरने लगा। उसने नोटिस किया कि ना जाने क्यों लेकिन महालक्ष्मी उससे दूरी बना रही है। मिलना जुलना तो कम कर ही दिया था, साथ ही वर्क आवर्स में भी किसी से घंटों फोन पर बात किया करती रहती। महालक्ष्मी के इस बदलते बिहेवियर को देखते हुए मुक्ति को अफेयर का शक हुआ। जिस जगह पर कुछ वक्त पहले ही हेमंता दास खड़ा था, आज वहां पर मुक्ति था। महालक्ष्मी शॉर्ट टेम्पर्ड थी और ऐसे कॉन्फ्रेंसेस पर भड़क जाती थी। इसी वजह से उसके और मुक्ति के बीच झगड़े शुरू हो गए। महालक्ष्मी गुस्से में हाथ भी उठाने लगी थी और ना ही वक्त का लिहाज करती और ना ही जगह का। वह झगड़े में मुक्ति पर हाथ उठा देती, लेकिन कुछ समय बाद दोनों में सुलह भी हो जाती थी। मुक्ति इमोशनली महालक्ष्मी से जुड़ा हुआ था। अब ऐसे सिनेरियो में अक्सर ऐसा होता है कि भले ही रिलेशनशिप टॉक्सिक क्यों ना हो जाए, लेकिन हर हाल में ऐसा हो जाता है कि ना उनके साथ रहा जाता है और ना ही छोड़ा जाता है। 1 सितंबर को वह आखिरी दिन था जब वो दोनों जॉब पर गए थे। उसके अगले दिन यानी 2 सितंबर को मुक्ति ने महालक्ष्मी को कॉल कर कहा कि वो उससे मिलने आ रहा है, जिस पर महालक्ष्मी ने मिलने से मना कर दिया। और जब मुक्ति ने जबरदस्ती आने की बात कही तो महालक्ष्मी ने उसकी पुलिस में कंप्लेन कर दी। अशोकनगर पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों ने मुक्ति को पकड़कर ना सिर्फ पीटा बल्कि छोड़ने के नाम पर उसकी जेब में पड़े पूरे 10,850 रुपए ले लिए। पिटाई और पैसे लूट जाने का गुस्सा मुक्ति के अंदर था, लेकिन फिर भी वह महालक्ष्मी से बात कर मामला को सुलझाना चाहता था। इसलिए उसने दोबारा महालक्ष्मी को कॉल कर मिलने की रिक्वेस्ट की और इस बार महालक्ष्मी ने उसे घर आने की इजाजत दे दी। 2 सितंबर की रात मुक्ति महालक्ष्मी के उसी वैली कवल के अपार्टमेंट में मिलने आता है, जहां पर फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है क्योंकि महालक्ष्मी मुक्ति पर लगातार शादी का प्रेशर डाल रही थी। वह एक तरफ मुक्ति से शादी करना चाहती थी क्योंकि उससे उसको फाइनेंशियली हेल्प मिल रही थी। सिर्फ पैसों का लालच हो और जिसके कैरेक्टर पर सवाल हो, ऐसे शख्स को जीवन साथी बनाना नामुमकिन था। इसी डिसएग्रीमेंट पर शुरू हुई लड़ाई एक भयानक मोड़ पर आ गई। हमेशा की तरह महालक्ष्मी ने फिर से मुक्ति पर हाथ उठा दिया, पर इस बार मुक्ति का क्रोध काबू से बाहर हो गया और गुस्से में उसने किसी भारी सामान से महालक्ष्मी के सर पर वार कर दिया। खून से लथपथ महालक्ष्मी को देख उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, बल्कि नफरत की आग में मुक्ति ने उसका गला दबा दबा कर मर्डर कर दिया। रात का वक्त था और कैलेंडर पर 3 तारीख चढ़ चुकी थी। मुक्ति महालक्ष्मी की लाश के साथ उसी कमरे में देर तक बैठा रहा। अपराध तो हो चुका था, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को कैसे बचाए।
इसके लिए मुक्ति ने यूट्यूब खोलकर लाश को ठिकाने लगाने के बारे में जानना चाहा, पर अकेले वह यह नहीं कर सकता था, इसलिए उसने यह आइडिया भी ड्रॉप कर दिया। पूरी रात वह लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचता रहा, जिसके बाद उसके दिमाग में एक प्लान आया। वह उस फ्लैट से सुबह 11 बजे निकलकर पास की एक शॉप में धारदार चाकू खरीदने गया। पुलिस जब मर्डर वेपन को खोज रही थी तो उन्हें महालक्ष्मी के घर के पास एक बर्तन की दुकान में लगे सीसीटीवी में मुक्ति रंजन चाकू खरीदते हुए नजर आया था। उसी चाकू से मुक्ति ने लाश के छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू किए। पहले उसका प्लान इन टुकड़ों को सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने का था, और वो एक भीड़ भाड़ वाला इलाका था जहां देर रात तक भी लोग अपने घरों के बाहर रहते थे, इसलिए ऐसे में उसको अपने पकड़े जाने का डर था। तभी मुक्ति की नजर घर पर रखे एक 165 लीटर के फ्रिज पर गई। उसने लाश के टुकड़े करके इसी फ्रिज में यह सोचकर भर दिए कि कई हफ्तों तक इसमें बदबू नहीं आएगी और वह कुछ दिनों बाद धीरे धीरे कर सब कुछ ठिकाने लगा देगा। यही सोचकर उसने सारे टुकड़े फ्रिज में भरे और पूरे घर को अच्छे से साफ किया ताकि कोई निशान ना रह जाए। फिर देर रात बाहर से ताला लगाकर वह निकल गया। मुक्ति कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, ऐसे में उसे महालक्ष्मी के मर्डर करने का गिल्ट दीमक की तरह खाने लगा। वह समझ गया था कि गुस्से में उससे ऐसी गलती हुई है जिसकी कोई भरपाई नहीं है। साथ ही उसे अपने परिवार की भी फिक्र थी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि फैमिली पर कोई बात आ जाए। लेकिन जिस दलदल में वह फंस गया था उसमें उसके दिल दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। 2 दिन तक इधर उधर भटकने के बाद वह बेंगलुरु में रह रहे अपने भाई स्मृति रंजन को कॉल करता है और उसे घर खाली कर शहर छोड़ने को कहता है। जब स्मृति उससे इसके पीछे की वजह पूछता है तो मुक्ति उसे मिलकर वजह बताने की बात कहता है। जब वह स्मृति से मिलता है तो अपना जुर्म कन्फेस कर लेता है और बताता है कि कैसे महालक्ष्मी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर रखी थी। उसने महालक्ष्मी पर लाखों रुपए खर्च किए थे और सोने की चेन भी दी थी। पैसे लुटाने के बाद भी उसका औरों से अफेयर था और रोकने पर उसे कई बार जान से मारने की धमकी तक दिलवाई थी। सारी बातें बताकर मुक्ति ने स्मृति से शहर छोड़ देने को कहा और फिर खुद बेंगलुरु से उड़ीसा के बहरामपुर को निकल गया, जहां उसका भाई सत्य रंजन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। मुक्ति कुछ दिन उसके हॉस्टल में रुकता है और फिर वहां से निकलकर कहीं और चला जाता है। मुक्ति कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कशमकश में जूझ रहा था, इसलिए वो वापस फिर से अपने भाई सत्य के हॉस्टल में आता है। सत्य को कुछ एहसास होता है कि उसका बड़ा भाई किसी परेशानी में है, इसलिए जब वह पूछता है तो मुक्ति खुद को रोक नहीं पाता और सत्य को भी सारी सच्चाई बता देता है। 21 सितंबर को यह केस नजर में आ गया था और अक्सर अपराधी क्राइम करने के बाद उस जगह का अपडेट भी किसी ना किसी तरह से लेता रहता है, इसलिए मुक्ति को खबर लग गई कि मामला खुल गया है और एक ना एक दिन पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। इसलिए वह बहरामपुर से निकलकर 24 सितंबर की रात 10 बजे भद्रक में अपने माता पिता के पास पहुंचता है। रात का खाना खाने के बाद मां को एहसास हुआ कि मुक्ति किसी बात से बहुत परेशान है। जब उन्होंने उससे बात की तो मुक्ति ने मां को भी सब कुछ बता दिया। बस उसने कत्ल करने के तरीके की बात छुपाई थी। 25 सितंबर सुबह 4 बजे मुक्ति अपने फादर की स्कूटी लेकर घर से निकल जाता है। मुक्ति के घर से कुछ दूर वहां से गुजर रहे लोगों को कब्रिस्तान में पेड़ से लटकी लाश मिलती है। मौके पर पहुंची उड़ीसा पुलिस को उस लाश के पास खड़ी एक स्कूटी और जमीन पर एक बैग मिलता है, जिसमें लैपटॉप, कुछ कपड़े, मोबाइल फोन और एक डायरी थी। पहचान करने पर यह शख्स कोई और नहीं बल्कि मुक्ति रंजन था, जिसने मौत को गले लगा लिया था। उड़ीसा पुलिस के थ्रू मुक्ति के घर वालों
और घर वालों से बेंगलुरु पुलिस को इसकी सूचना मिली, जो कुछ दिनों से उसकी तलाश कर रही थी। बेंगलुरु पुलिस को उस डायरी के 2 पन्नों में लिखा एक नोट मिलता है, जिसमें मुक्ति ने टूटी फूटी इंग्लिश में अपना जुर्म कबूला था और साथ ही महालक्ष्मी की बदसलूकी और पुलिस की रिश्वतखोरी का भी जिक्र किया था। इस नोट के एंड में 13 सितंबर 2024 की तारीख लिखी थी, जिससे यह साफ था कि मुक्ति ने यह नोट 13 तारीख या उससे पहले लिखा था। यानी कहीं ना कहीं उसे एहसास था कि एक ना एक दिन पुलिस वालों की गिरफ्त में वह आ जाएगा, और वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। बेंगलुरु पुलिस हर तरह से मुक्ति तक पहुंचने का अटेम्प्ट कर रही थी, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही मुक्ति इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। अगर स्मृति रंजन ने पहले ही पुलिस को इस बारे में बता दिया होता तो शायद मुक्ति आज जिंदा होता। लेकिन पूरा दोष स्मृति का भी नहीं है, क्योंकि कोई भी शख्स ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसे धर्म संकट में अक्सर लोग अपनों का ही साथ देते हैं, और ऐसे में उन्हें कोई नियम कायदे कानून नहीं नजर आते हैं। यह केस दिखाता है कि माहौल के लालच और धोखे की फितरत ने ना सिर्फ उसकी जान ले ली, बल्कि कई परिवार को बर्बाद कर दिए। आज की कहानी बस इतना ही। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।